चलो आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिए थे, और फोर्थ रूट फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया था। अब nth रूट ऑफ यूनिटी और एडवांस का टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मिला जुला के अपन क्वेश्चंस करेंगे। रोटेशन थ्योरम भी आपको आज पढ़ा देंगे, तो ये भी देख लो। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी अगर मतलब समझ गए तो इसका मतलब कि हम लोग कोई भी रूट निकाल सकते हैं। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि देखो, अगर मान लो ना, जैसे पिछले क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे वो कुछ ऐसा था। अ, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन लिखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक वन आया था, एक ओमेगा आया था और ओमेगा स्क्वायर आया था। ठीक है। अब मान लो अगर x की पावर 10 इज इक्वल टू वन हो जाए, तो हम लोग x का वैल्यू कितना निकालेंगे, कितना आएगा, 10 रूट आएगा, है ना। तो सब कुछ कहानी तो वैसे ही है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कुछ जो कि काम का है। तो देखो, हेडिंग में अपना क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी डाल लो हेडिंग में, और अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके, और वो ये है कि z की पावर n इज इक्वल टू अगर वन लिखा है, तो आपसे कह रहा है कि बताओ z का वैल्यू क्या क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। तो देखो, प्रोसेस समझो जरा सा पहले मेरी बात। z की पावर n इज इक्वल टू वन लिखा है, इसको ऐसा लिख लो, z की पावर n इज इक्वल टू वन प्लस क्या लिख सकते हैं, जीरो आयोटा लिख सकते हैं। इसके बाद z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो आयोटा एंड होल पावर वन बाई कितना बन जाएगा, n। z इज इक्वल टू वन प्लस जीरो आयोटा हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू वन प्लस जीरो आयोटा जो लिखा है, इसको हम लोग अब यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस देखेंगे, और मॉडुलस कितना हो जाएगा, वन, तो ये कितना बन जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर, एंड दिस इज जीरो आयोटा। बट जीरो आयोटा नहीं लिखेंगे आप, आपको बताए थे कि जब भी अगर इस तरीके का टाइम आ जाए जीरो आयोटा लिखने वाला, तो उस केस में आपको लिखना है टू एम पाई। ठीक है। क्या लिखेंगे, टू एम पाई, और यहाँ पे हो गया होल पावर में कितना, वन बाई एन। समझ आ रहा है बात, टू एम पाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद करो जीरो होने का मतलब क्या है, ये वन पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, टू पाई, फिर फोर पाई, फिर सिक्स पाई, फिर एट पाई, फिर टेन पाई। मतलब यहाँ पे क्या चलता है, जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, इवन पाई चलता है ना इस पॉइंट पे आने के लिए। और वन का जो आर्गुमेंट होगा वो यहीं पर आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेके चलते हैं। ठीक है। तो इतना तो लिख लिए। अब उसके बाद देखो, ध्यान रखना एन और एम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एन और एम दोनों अभी साथ में चलने वाला है। अब इसको क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू ए टू द पावर, अब ये बन गया टू एम पाई, और बाई कितना हो गया, ये n। ठीक है। अब जरा बताओ, अगर हम लोग को इसको वापस से पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, e टू द पावर, यहाँ पे आयोटा भी है, ठीक है, दिस इज आयोटा आयोटा। अब इसको हम लोग अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos एंड टू एम पाई बाई एन, और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन, और ये हो जाएगा टू एम पाई बाई एन। ये यही तो होता है इसका पोलर फॉर्म। अब मेरे को ये बताओ, m का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये m का बात कर रहे हैं। ठीक है, m कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करते हैं, m इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, वन, टू, थ्री, फोर, एंड दिस इज डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, ये जो नीचे वाला जितना वैल्यू होता है उससे एक कम लिखते हैं ना हम लोग, मतलब n माइनस वन तक जाएगा ये। ठीक है। याद है इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, ये डीएमटी का सेकंड स्टेटमेंट लग रहा है इसमें, डी मोवरीज थ्योरम का जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था वो यूज हो रहा है इसमें। फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में सिंपल इंटीजर था, लेकिन जब ये फ्रैक्शन आ जाता है तो याद है आपको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू एम पाई प्लस जीरो अपॉन एन हो जाता है, क्योंकि इसका आर्गूमेंट कितना था, जीरो था, तो इसको हम लोग टू एम पाई प्लस जीरो अपॉन एन लिखते हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डीएमटी के सेकंड स्टेटमेंट में। अब एक एक करके हम लोग इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू हम लोग को किस तरीके का फॉर्म में मिल रहा है। तो बताओ, z इज इक्वल टू, सबसे पहले जीरो पुट करो, अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे किसका, m का वैल्यू, तो cos जीरो बन गया ये, cos जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो हो गया ये। फिर z इज इक्वल टू वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos टू पाई बाई एन, है ना, और प्लस आयोटा एंड इसे साइन टू पाई बाई एन, नीचे वाला n जो है ना वो साथ साथ में चलेगा,
फिर लिखेंगे z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2 रखेंगे तो कितना बन गया 4 पाई बाई n प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 4 पाई बाई n। एंड ये सो ऑन चलते रहेगा। z का वैल्यू लास्ट कहाँ तक जाएगा cos, आप लास्ट वैल्यू m की जगह क्या रखेंगे n-1, तो ये हो गया 2 टाइम्स n-1 इंटू पाई अपॉन n प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन, फिर यहाँ 2 और n-1 इंटू पाई अपॉन n, ये हो जाएगा लास्ट वाला वैल्यू जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये जो सारा वैल्यू निकल के आया है ना, अब देखो ये जो लिखा है ये क्या है, ये cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 इज व्हाट, दिस इज 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 हो गया। और ये जो लिखा है cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, क्या हम लोग e टू द पावर इसको 2 पाई बाई n आयोटा 2 पाई बाई n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म में। और इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर 2 पाई बाई n आयोटा, और इसका ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। और जब ऐसा हो रहा है तो सोचो अगला वाला जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये होल स्क्वायर आया, अगला आएगा होल क्यूब, है ना। 4 की जगह जब 6 हो जाएगा तो 3 टू जा 6, यहाँ 6 बनेगा, फिर क्या बनेगा 8 बनेगा, फिर 10 बनेगा, ऐसे तो चल रहा है ये। और ये जो e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं अल्फा मान लेते हैं। तो अगर ये अल्फा हो गया तो ये क्या बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 3 फिर अल्फा की पावर 4, मतलब z का जो वैल्यू आएगा ये 1 आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा की पावर 3 आएगा एंड दिस इज अल्फा की पावर n-1 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये इतना रूट्स मिलेगा वेयर अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n, अल्फा इज e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n होगा। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू जाएगा। बात समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर हम लोग इस तरीके से रूट्स निकालते हैं तो हम लोग यहाँ तक जाते हैं। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो एक चीज़ जो मेरे को बताना है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू लास्ट में अल्फा की पावर n-1 तक गया ना, मतलब यहाँ पर जितना भी लिखा होगा, अगर यहाँ 8 लिखा होगा ना तो यहाँ 8-1 7 हो जाएगा, यहाँ अगर 12 लिखा है तो यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक कम जाएगा और जाना भी चाहिए क्योंकि यहाँ 1 भी तो आ गया ना, तो एक कम दिखेगा यहाँ पे। बाकी टोटल काउंट करेंगे तो टोटल n रूट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया n-1 रूट और प्लस इसको काउंट कर दिया जाए तो टोटल n रूट बन गया ये। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में ऐसे दिखता है। अब देखो, ठीक है, समझना क्या मिला हम लोग को। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो सम ऑफ रूट्स आ जाए उसका, है ना, सम ऑफ रूट्स निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स लिखा जाएगा, है ना, देखो हाँ हाँ, कहाँ पे इस जगह पे ये यहाँ पे डीएमटी पढ़ा था, डीएमटी पढ़ाए थे तो था ना उस दिन, तो डीएमटी में यहाँ पे इसको, चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, और यहाँ तुम लिखना चाहता है कि सर यहाँ लिख दीजिए आप 0 आयोटा, राइट, सही है ना। अब बताओ जरा सा इसको 2m पाई प्लस 0 ऐसा कुछ बताए थे, 2m पाई प्लस 0 याद है। हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिखते हैं ना, पहले समझो बात क्या है। हाँ, तो वही मिला करके ही दोनों 2m पाई बनेगा ना ये। और ये लिखते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ये 1 कहाँ पर आएगा, 1 इस पॉइंट पर आएगा ना, 1,0। हाँ, एक बार अगर एक पहला बार अगर देखेंगे तो 0 हो गया, दूसरा बार घूम के आएगा तो 2 पाई हो जाएगा, फिर एक बार घूमेंगे तो 4 पाई हो गया। तो जो हम लोग आर्गुमेंट लिखेंगे ये हमारा पूरा आर्गुमेंट बन रहा है, मतलब 0 भी बन सकता है, 2 पाई भी आर्गुमेंट हो सकता है, 4 पाई भी आर्गुमेंट हो सकता है, इसलिए उसको जनरल फॉर्म में लिख दिए 2m पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डीएमटी का सेकंड स्टेटमेंट अप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिए थे यहाँ पे, और जनरली यहाँ पे वैसा ही लिखा जाता है जो अभी हम तुमको बताएं कि जब भी 0 रहे तो उसको तुम जनरल फॉर्म में 2m पाई लिख लिया करो। अब यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है, ये 0 हटा दो, यहाँ से 0 हटा दो, जो लिखा था वो सब कुछ सही था। अब यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3 एंड डॉट डॉट दिस इज अल्फा की पावर n-1 बन गया ये। अब हमको इसको सम करना है, तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना बन जाएगा। देखो ये जीपी बन रहा है, और जीपी बन रहा है तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा है, और फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है 1, तो दिस इज 1 अल्फा की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 नहीं है, इंक्लूडिंग 1 अगर करेंगे तो n बन गया -1 और बाई अल्फा -1 हो गया, ये सम ऑफ रूट्स हो रहा है।
अब देखो ये हम लोग जो निकाले थे ये जेड की पावर एन इज इक्वल टू वन के लिए था। बताओ अगर z की पावर n इज इक्वल टू वन के लिए हम लोग रूट्स निकाले हैं, इसमें से देखो टोटल इतना रूट्स बन रहा है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताओ अल्फा इसका रूट हुआ कि नहीं हुआ। सर इतना सारा रूट है, इसमें से अल्फा भी रूट है ना। और अगर अल्फा रूट है तो z की जगह रिप्लेस कर दो अल्फा से, तो अल्फा की पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। ये सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि अल्फा इसका रूट्स है। अब ये अल्फा की पावर n, इसको वन को इधर लेके आ जाओ, अल्फा की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो गया। तो देखो अल्फा की पावर n माइनस वन को ऊपर में रिप्लेस करके यहाँ क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना बन गया, इसका सम ऑफ रूट्स हो गया जीरो। इसका मतलब वी कैन राइट अल्फा वन प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर थ्री एंड डॉट डॉट अल्फा की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स कितना मिलेगा, जीरो। और आपको पहले भी पता है कि ऐसा चीज़ हम लोग पहले भी ऑब्टेन कर चुके थे कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था, जीरो। मतलब सम ऑफ रूट्स जो है वो जीरो ही बनता है। ठीक है, तो ये बना, ये आया तुम्हारा सम ऑफ रूट्स का कहानी। ठीक है, इसी के साथ एक और मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लो यहाँ पे साथ में क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर थ्री इंटू अल्फा की पावर फोर डॉट डॉट अल्फा की पावर n माइनस वन हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे बेस सबका सेम है, तो अल्फा की पावर में ऊपर का जितना भी पावर है वो सब ऐड हो जाएगा। तो कितना ऐड करेंगे, वन को तो छोड़ दो, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, वन प्लस टू प्लस थ्री एंड दिस इज डॉट डॉट n माइनस वन, है ना। वन अगर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में वन मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता आंसर में। अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा की पावर वन से लेके n माइनस वन तक आपको पता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड डॉट डॉट n इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। लेकिन अगर n के जगह अगर यहाँ पे n माइनस वन हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर n माइनस वन हो जाए तो n को रिप्लेस कर देते हैं n माइनस वन से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस वन और n माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। तो ये कैंसिल हो गया, n इंटू एन माइनस वन आ गया, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये ऐसा बन गया। ये आया इतना वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। ठीक है, अब ये बताओ अल्फा का वैल्यू कितना था, आपको याद है अल्फा का वैल्यू कितना था, बोलो। n इंटू एन माइनस वन बाई टू तो छोड़ दो, ऊपर लिख देते हैं, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू था e टू द पावर आयोटा टू पाई बाई एन, है ना, ये वैल्यू था इसका, याद करो। इसी का तो पावर बढ़ते क्या था ना। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e टू द पावर आयोटा एंड दिस इज टू पाई बाई एन इंटू एन माइनस वन बाई कितना हो गया, टू। ये टू और टू कैंसिल, एन और एन कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, e टू द पावर एन माइनस वन इंटू आयोटा, और एक पाई भी है ना, पाई। अब जरा बताओ, इसको अभी यूलर फॉर्म में लिखा है, नाउ वी हैव टू राइट इट इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या बनेगा, कॉस एन माइनस वन पाई और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन एन माइनस वन पाई। ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान रहे क्या लिख रहे हैं, सुनो, हम रिपीट कर रहे हैं इस जगह पे क्या आया है, देख लो एक बार बढ़िया से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब वन इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर थ्री एंड दिस इज डॉट डॉट अल्फा की पावर एन माइनस वन का वैल्यू कितना आया, कॉस एन माइनस वन पाई और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन एन माइनस वन पाई, ये मिलेगा। आपको बताया था ना कि हम लोग ये इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड डॉट डॉट अल्फा एन माइनस वन विच इज इक्वल टू वही सेम चीज़, कॉस एन माइनस वन इंटू पाई प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन एन माइनस वन इंटू पाई, ये बनता है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स जैसा जीरो नहीं आया है। लेकिन अब इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखो ध्यान से, इस चीज़ का जो आउटपुट मिलेगा ना, इसका दो रिजल्ट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है भाई, पॉसिबल ये है कि अगर मान लो आप ना n का जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे n, अगर ये n का वैल्यू आप ऑड रखते हैं, चलो ऑड रखना स्टार्ट करो, एक कोई भी वैल्यू ऑड उठाओ। जैसे हम n का वैल्यू सपोज करो थ्री उठाते हैं, है ना, सबसे सिंपल थ्री उठाते हैं। तो थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू, कॉस टू पाई बन गया ये, और साइन टू पाई बन गया। साइन टू पाई आपको पता है, साइन एन पाई तो जीरो हो जाता है, बचा कॉस टू पाई, कॉस इवन पाई हमेशा वन होता है। अब अगर मान लो थ्री पे काम नहीं हो रहा आपको, थ्री पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एन का वैल्यू वन पुट कर लो, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन, और साइन जीरो कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब एन इज इक्वल टू ऑड आप कभी भी पुट करेंगे तो एन के ऑड वैल्यू पे ना आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा ये वन आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स विल बी ऑलवेज वन।
लेकिन अगर आप n इज इक्वल टू इवन नंबर कोई भी पुट करेंगे तो इवन नंबर रख के बताओ कि क्या आउटपुट आ रहा है इवन नंबर पे। देखो अगर इवन रखेंगे, मान लो यहाँ पे 2 रखते हैं n का वैल्यू, तो 2 माइनस वन कितना हो गया 1, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, और साइन यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, तो 2 माइनस वन 1, साइन पाई कितना होता है 0, तो वैल्यू कितना आ रहा है -1। तो इसका दो रिजल्ट आता है, या तो 1 आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दो पॉसिबल है, या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब n का वैल्यू क्या हो जाए ऑड, और अगर -1 कब आएगा, जब n का वैल्यू क्या हो जाए इवन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब अगर z की पावर 3 इज इक्वल टू 1 लिखा है तो बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जल्दी बताओ, बोलो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नहीं, 1 और -1 दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये बताना है। देखो n का वैल्यू, देखो यहाँ पे n क्या है, ये n इज ऑड, ऑड है, इसका मतलब इतना पक्का है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आएगा। और अगर नहीं पता है तो देखो जेड क्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना, तो 1 इंटू ओमेगा इंटू व्हाट ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा का क्यूब है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आया था याद है 1। लेकिन अगर यही z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाए तो इसका मतलब n इवन हो गया, उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा इसका मतलब 1 अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3, 4 रूट्स हो गया ना, इसका वैल्यू कितना आएगा -1। तो जब n का वैल्यू इवन रहेगा तो -1, एंड n का वैल्यू ऑड रहेगा तो +1 मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सम ऑफ रूट्स तो हमेशा 0 मिल जाता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो इस पे एक यहाँ से ना एक एक और चीज़ कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ध्यान से देखना, ये चीज़ ना यहाँ से आया था बेसिकली, बट हम आपको वहाँ पे बता नहीं पाए। 1, ठीक है, देखो ऐसा करना है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स था ना ऐसा, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ प्लस कर दो, है ना, देखना एक रिजल्ट निकाल के ला रहे हैं, और इसका हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। 1 की पावर में ना r लिखे हैं, ओमेगा की पावर में भी r लिखे हैं, और ओमेगा स्क्वायर की पावर में भी r लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका ना दो रिजल्ट बनता है, सुनना ध्यान से। अगर r का वैल्यू 3 के मल्टीपल में हो जाए और r का वैल्यू 3 के मल्टीपल में ना हो, तो हमको दोनों केस में देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखना ये काम का चीज़ है। बताओ r इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल का मतलब हम रखते हैं, 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 6 9 12 ऐसे होगा 3 का टेबल। तो सबसे पहले सबसे आसान 3 के मल्टीपल में 3 ही पुट कर लेते हैं। तो चलो r का वैल्यू 3 पुट कर दिए, ये 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा। 1 की पावर 3 सर 1, ओमेगा की पावर 3 कितना होता है 1, ओमेगा की पावर 6 भी कितना होता है 1, तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 3 आया। अब एक काम करो आप, आर का वैल्यू ना 3 मत पुट करो, आर का वैल्यू 6 पुट कर दो। चलो 3 का मल्टीपल है वो भी, है ना, आर का वैल्यू अगर अपन 6 पुट कर लें तो उस केस में रिजल्ट क्या बनेगा देखते हैं। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया, तो बताओ ये 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 भी 1 आएगा, और ओमेगा की पावर 12 भी 1 आएगा। फिर से कितना आया 3 ही आया ना। इसका मतलब आप r का वैल्यू 3 के मल्टीपल में रखेंगे तो रिजल्ट हमेशा ही 3 मिल रहा है। लेकिन कब, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ये कौन सा सवाल है, ये इसका है, किसका, देखो ये z की पावर 3 इज इक्वल टू 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये r, ये r और ये r, तो जब भी ऐसा होगा 3 का मल्टीपल में तो वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अगर ये z इज की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता तो यहाँ पे 1 और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू नहीं लिखते हम लोग, फिर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब r का वैल्यू अगर 3 के मल्टीपल में नहीं है तब क्या होगा, इसका रिजल्ट निकालो, देखो क्या आ रहा है। 3 के मल्टीपल में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 रख लेते हैं, चलो। तो बताओ यहाँ अगर 2 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, और यहाँ भी 2 हो जाए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा लिख सकते हैं। और बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 0। सो कंक्लूजन ये निकल के आता है ना कि अगर अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके पावर में अगर r लिखा है, इसके पावर में अगर इस तरीके का पावर कुछ लिखा हुआ है और सेम पावर चल रहा है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, अगर r 3 के मल्टीपल में है तो। और अगर 3 के मल्टीपल में नहीं है, कोई भी नंबर है, तो उस केस में आंसर इसका 0 बनेगा। ये ना, ये इसको हल्के मत लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये मेरे को बताना था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, बट अभी मेरे को ध्यान में आया कि हाँ ये चीज़ स्किप हो गया वहाँ से, तो इसको लिख लेना। और इससे कंक्लूजन क्या मिला हम लोग को बताते हैं। देखो
जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा देखो, 1 प्लस अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा 1 कर दो, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4, और इन सब की पावर में आर लिखा है, यहाँ भी पावर में आर लिखा है, यहाँ भी पावर में आर लिखा है, यहाँ भी पावर में आर है, यहाँ भी पावर में आर है, और यहाँ भी पावर में आर है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है कहीं पे भी, अब दिस इज इक्वल टू, अब फिर से वही सोचना है, अगर आर का वैल्यू 3 के मल्टीपल में हो जाए तो क्या इस बार 3 मिलेगा? इस बार 3 नहीं मिलेगा। देखो 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा की पावर 4, ये z की पावर 5 इज इक्वल टू 1 का रूट है, तो उस केस में इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, उस केस में वैल्यू कितना मिलेगा? 5। और अगर r का वैल्यू 3 के मल्टीपल में नहीं होगा तो वैसे केस में आंसर आपको कितना बताएं? 0। तो ये 5 कहाँ से आया? ये 5 वही आया जैसे अभी z की पावर 3 इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आया था, तो यहाँ पे 3 था, तो आंसर कितना मिल रहा था? 3। अगर 5 होगा तो वैल्यू कितना आएगा? 5। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे अभी। अब जैसे कि मान लो अभी अपने पास ये वाला चीज़ है ना, यहाँ पे देखो, ये है ना, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे ये वाला चीज़ है ना, नहीं, सम ऑफ रूट्स का ढूंढ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये वाला चीज़ है ना, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा की पावर n-1, सबके पावर में हम लोग यहाँ पे ना आर 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 लिख देते हैं। अगर सबके पावर में आर आर हो जाएगा तो फिर दो रिजल्ट आएगा, अगर आर 3 के मल्टीपल में है तो आंसर n हो जाएगा, क्योंकि ये किसका वैल्यू है? ये z की पावर n इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, फाइनली यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जो हम लोग को मेन यहाँ पे जो पॉइंट्स चाहिए नोट करने का। देखो ये नोट करना है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n, ठीक है, उसके बाद प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है ना, ये n नहीं है, दिस इज r, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर r, अल्फ़ा स्क्वायर की पावर r, अल्फ़ा क्यूब की पावर r, डॉट डॉट अल्फ़ा की पावर n-1 की पावर r। तो इसका रिजल्ट दो पॉसिबल है, अगर r का वैल्यू 3 के मल्टीपल में है तो आंसर विल बी व्हाट? n, और अगर r 3 के मल्टीपल में नहीं है तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। बस ये ध्यान रखना है तुमको। ठीक है, सो इट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, एक क्वेश्चन है ना, लेट्स राइट वन क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, अरे ये नहीं है, देखो अब जरा बताना मेरे को, है ना, देखो अभी हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखे थे ना, क्या लिखे थे? 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 एंड दिस इज डॉट डॉट अल्फ़ा की पावर n-1 इज इक्वल टू कितना आया था? 0, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो ये जो 1 है इसको छोड़ दो, ये जो अल्फ़ा लिखा है, याद है अल्फ़ा को e टू द पावर क्या लिखे थे? 2 पाई बाई n आयोटा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? e टू द पावर, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई बाई n आयोटा। ठीक है, एंड दिस इज डॉट डॉट e टू द पावर, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा n-1। ठीक है, कितना चल रहा था ये? ठीक है, देखो 2 पाई बाई n, यहाँ अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे, दिस इज e टू द पावर 2 पाई बाई n, और पावर में कितना लिखा है? n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 2 पाई बाई n, है, ध्यान से समझना।
और ये हो जाएगा कॉस 4 पाई/n प्लस आयोटा साइन 4 पाई/n, और ये सो ऑन चलेगा ऐसे ही। लास्ट वाला क्या मिलेगा, कॉस, एंड दिस इज ये n-1 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 2 पाई, एंड दिस इज n-1/n और प्लस आयोटा साइन, एंड दिस इज 2 पाई, और ये मिलेगा n-1/n, ये मिलेगा इज इक्वल टू कितना आया 0। अब देखो इसको ना, इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में लिखना चाहते हैं हम। 1 प्लस, देखो जितना भी कॉस दिख रहा है ना सब कॉस को पकड़ो, कॉस 2 पाई/n, फिर कॉस 4 पाई/n, फिर उसके बाद कॉस 6 पाई/n आएगा, लास्ट में देखो कॉस 2 पाई, ये आएगा n-1/n। इसको ऐसा लिख ले क्या बताना, इसको हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा, क्योंकि सब में प्लस प्लस लगा ना, तो सिग्मा यहाँ कॉस लिख लो, एंड दिस इज k/n, k/n, और उसके बाद k का वैल्यू स्टार्ट करना है 1 से और जाना कहाँ तक है n-1 तक। ठीक है, देखो 1 पाई, 2 पाई, 4 पाई, कहाँ तक बन रहा है, ये हो गया cos k/n, पहला वाला k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos k/n हो गया। उसके बाद जब 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई/n, और उसके बाद 3 पाई/n आ रहा ना, 3 पाई/n, 3 पाई/n है इसमें, 3 पाई/n तो नहीं है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखना होगा बताओ, इवन मल्टीपल बना देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऐसा दिखेगा ये cos 2 k/n। अब देखो तो सेट हो रहा है, k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया 2 पाई/n, फिर 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6, है ना, किसका, k का वैल्यू, k 1 2 3 n-1, लास्ट में n-1 पुट करेंगे देखो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स n-1 पाई/n हो गया ये, और प्लस फिर से लिखो आयोटा, है ना, ये सब आयोटा जितना दिख रहा है सब कॉमन निकालिए, और सिग्मा के अंदर लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा 2k/n, और k का वैल्यू फिर से यहाँ भी 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा n-1 तक। इसका सम कितने के बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में आ चुका है और उसी को समझाने के लिए लिखवा रहे हैं। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो लिखा है, ये जो +1 दिख रहा है ना, इस +1 को हम दोबारा लिखने के बजाय इसको यहाँ से हटा के इसको इधर भेज देते हैं, तो जो +1 है ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो। देखो कंपेयर कैसे करेंगे, ये वाला टर्म देखो, ये रियल पार्ट्स है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और ये इमेजनरी टर्म्स है क्योंकि इसमें आयोटा अटैच है। तो देखो ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो जब कंपेयर करेंगे ना, तो इससे कंपेरिजन करने के बाद क्या मिला, सिग्मा कॉस, एंड दिस इज 2k/n, वेयर k इज इक्वल टू 1 से लेके n-1, इसका वैल्यू कितना आ गया -1, एंड सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n-1, एंड दिस इज साइन, ये हो जाएगा 2k/n, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको याद रहा तो इससे काम बहुत आसानी से होगा आपका। ठीक है, ये ऐसा मिलेगा और ये इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, देख लो क्या बताना है यहाँ पे मेरे को, कि जो कॉस वाला टर्म है ना, राइट, कॉस वाला जो टर्म है इसका सम कितना आया, देख लो कॉस वाले का सम -1 आएगा और साइन वाले का सम कितना आएगा 0, बट ध्यान रहे ऊपर में इवन मल्टीपल ऑफ पाई चलेगा, कॉस 2k पाई और नीचे n है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना है, ध्यान से देखना, यहाँ n लिखा है ना, तो यहाँ जो भी लिखा रहेगा ना उससे एक कम होना चाहिए। देखो यहाँ n-1 लिखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 तक जाएगा, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 तक जाएगा, यहाँ पे 50 है तो यहाँ 49 तक जाएगा, और सेम चीज़ यहाँ भी n है तो यहाँ n-1 तक है, और ऊपर में इवन मल्टीपल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इवन मल्टीपल बनाएंगे, तब जा करके ये फॉर्मूला लगेगा। कॉस वाले का सम 0 है, -1 है, और साइन वाले का सम 0 है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए साइन वाले का सम 0 ही आएगा, क्योंकि साइन मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई जो होता है वो क्या आता है, 0 आता है ना, तो पाई के मल्टीपल में 2 के रहे या 4 के रहे सब 0 ही बनेगा वो। ठीक है, तो चलो इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन करके देखो, लो ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
कितना आएगा? हेलो हेलो, माइक चेक, कोई है? 1 तो नहीं आएगा। पहले ये चेक करो कि अभी जो बताएं उस पे बेस्ड है। देखो, पहले तो ऊपर में इवन मल्टीपल चल रहा है, इवन मल्टीपल चल रहा है, सिग्मा लगा हुआ है बाहर में। तो ये जो सिग्मा बाहर लिखा है, तो हम सिग्मा को अंदर कर लें तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, k इज इक्वल टू 1 से लेके 10, क्या 5 आई। अब देखो, हाँ आई आई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सुनो। यहाँ पे ऊपर में इवन मल्टीपल चल रहा है, इवन मल्टीपल चल रहा है तो सही है। नीचे 11 लिखा है तो देखो ऊपर में 10 लिखा है, यहाँ तक एक कम गया ना यहाँ पे। तो अभी क्या बताए थे, साइन वाले का रिजल्ट कितना आता है? साइन वाले का रिजल्ट आता है 0। और टू कॉस वाले का रिजल्ट कितना होता है? -1। तो प्लस आयोटा इंटू कितना हो गया? -1। सो द आंसर इज माइनस आयोटा। ठीक है, समझ आया बात? क्या? नहीं, वो गलत लिखा हुआ है, सही कर लो उसको। हाँ हाँ, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये एंगल सही कर लेना है ना, ये इसके अंदर है 2k/11, वैसे नहीं होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो ये 2 नहीं होता, ये 2 नहीं होता, ठीक है, तो पता है क्या करता? 11 दूनी 22, यहाँ पे ना 21 लिखता वो, और यहाँ 21 लिखता। अब बताओ क्या चेंज करना पड़ता है इसमें, सोचो। हाँ, क्योंकि इवन मल्टीपल में नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये 22 बन गया तो ये 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये काम करना पड़ सकता था अगर इवन मल्टीपल में नहीं रहता तो, और है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ मेरे को बताओ, जैसे अगर मान लो x³ -1 लिखा हुआ है, तो x³ -1 को हम लोग क्या लिखते हैं? x-1, और फिर लिखते हैं x² प्लस x+1, है ना, a³ -b³ तो क्या लिखते हैं? a-b, a² प्लस ab प्लस b², यही तो लिखते हैं। अगर ये x⁴ -1 लिख देगा तो आपको पता है इसको हम लोग x-1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस x+1 लिखते हैं। ये पहले भी बताया तुम लोगों को क्लास में भी ये सब चीज़, कि x⁴ -1 लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। एक एक पावर यहाँ पे कम होते जाता है। तुम देखो, अगर x-1 को ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। अगर x⁵ लिखा है तो ये कितना बन जाएगा? x-1, ये x⁴, ये x⁵, ये x², ये x, और ये हो जाएगा 1। एक एक पावर घटते गया इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ तो ध्यान रखना है ना, इसका इसका हम लोग को काम पड़ सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता, जैसे अगर x³ +1 होता, तो यहाँ पर तो x+1 हो जाता, a³ + b³ मतलब a+b, यहाँ a² -ab प्लस b², ऐसा बनता। लेकिन अगर x⁴ +1 हो जाए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x+1, और यहाँ लिखते हैं x³ -x² प्लस x-1, मतलब अल्टरनेट में +-1 +-+- चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ x⁵ लिखा रहेगा ना तो ये x+1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x⁴ -x³ प्लस x² माइनस x और +1, ये अल्टरनेट में ऑड पे चलेगा माइनस का साइन, इवन पे चलेगा प्लस का साइन। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमको फिर से वही x⁵ +1 ही मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये ऐसा चलता है और एक एक पावर कम होता है इस तरीके से, क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चलो, ये क्वेश्चन है, इसको लिखो, देखो क्वेश्चन।
देखो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा था ना, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि इसका कमी लग रहा था। अगर ये आ जाता ना तो देखो ये x की पावर 5 माइनस वन बन जाता, जो ही बताए थे। तो यहाँ से x की पावर 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ ये यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि z का वैल्यू क्या मिलेगा, तो z का वैल्यू एक तो 1 मिलेगा, और दूसरा अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसा मिलता, लेकिन यहाँ पे देखो नेम कर दिया है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इसका रूट्स है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना रूट्स है, 1 2 3 4 रूट्स है, लेकिन अपना कितना रूट आया, 5। इसलिए आया क्योंकि हम लोग एक्स माइनस वन खुद से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब हम लोग 5 रूट बना दिए हैं इसको। तो इस 1 को छोड़ दो, इसके अलावा जो बाकी 4 रूट है वो इसी का रूट बनेगा ना, इसका 4 रूट बनेगा। बाकी यहाँ से एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक रूट मिला यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल 5 रूट आया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 5 रूट जो मिला है, अब अभी आपको बताए थे ना कि 1 की पावर आर, अल्फ़ा की पावर आर, प्लस बीटा की पावर आर, प्लस गामा की पावर आर, प्लस डेल्टा की पावर आर, इसका रिजल्ट कितना होगा। अभी यहाँ पर जो आर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू कितना है, 2021 है, तो 2021 2021 2021 2021 एंड दिस इज 2021, ये आया है ना। अब ये जो आर है इसका वैल्यू देखना है कितना है, तो 2021 जो है ये 3 के हाँ 3 के मल्टीपल में है कि नहीं वो बताओ। देखो 2021 2 2 4 1 5, ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो नहीं है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये वैल्यू 0 मिला, तो बताओ हमको तो सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए था, ये इतने का रिजल्ट चाहिए था ना हमको। तो जो 1 की पावर 2021 हो जाके माइनस हो जाएगा वहाँ पे, तो 1 की पावर 2021 अगर होगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी -1। सो द रिजल्ट इज -1। ठीक है, समझे सानवी, समझ आया, गुड। चलो, तुमको सुबन्ना समझ आ रहा है, हार्ड लग रहा है क्या टॉपिक, एडवांस का टॉपिक है ये। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, बनाइए। इसमें कमी किसका दिख रहा है, x प्लस वन का। अगर दोनों तरफ x प्लस वन होता तो ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला, x की पावर 9 माइनस नहीं प्लस वन का फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो बताओ यहाँ से x की पावर 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। और अगर x की पावर 9 इज इक्वल टू -1 आया, इसका मतलब इसका 9 रूट होगा टोटल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, -1 का रूट निकालना है। तो इतना तो कन्फर्म है कि एक रूट आएगा -1, क्योंकि x की पावर 9 इज इक्वल टू -1 है, तो देखो -1 की पावर 9 करेंगे तो -1 मिलता है। और बाकी का जो रूट है वो नहीं पता क्या आएगा, तो हम लोग इसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ऐसा लिख देते हैं। कहाँ तक लिखेंगे, अल्फ़ा 8 तक। अल्फ़ा 8 तक क्यों, क्योंकि यहाँ से 8 रूट और ये वाला एक 9 रूट हो गया। अब ये रूट कैसा होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स निकालना है। इसका मतलब -1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फ़ा की पावर 8 का स्क्वायर। अब जो देखो वही वाला फॉर्म लगेगा कि अगर होल पावर में r लिखा है और अगर r 3 के मल्टीपल में है तो रिजल्ट कितना लिखते हैं, 3। मतलब अगर 3 रहा तो 3 रहा तो यहाँ पे 9 आएगा तो 9 आता, लेकिन ये देखो 3 के मल्टीपल में नहीं है तो वैल्यू कितना मिलेगा इसका, 0। ठीक है, ये वैल्यू कितना मिल गया, 0। तो ऐसे भी सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स बोला है। अब बताओ क्या आंसर 0 होगा या फिर आंसर में कुछ बदलाव होगा, बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। हाँ
हाँ, ये जो -1 का स्क्वायर है इधर चला जाएगा, क्योंकि हमको तो अल्फा 1 से लेके अल्फा 8 तक का सम निकालना है। ये तो एक्स्ट्रा आया ना मेरा, क्योंकि हम x+1 के मल्टीप्लिकेशन करने से -1 मेरा एक्स्ट्रा रूट आया है। तो यहाँ से अल्फा 1 का स्क्वायर, अल्फा 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा 8 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो मेरा रिजल्ट -1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच लेना होगा। समझ आया बात ना? ओके, लो अब आया रोटेशन थ्योरम। ठीक है, रोटेशन थ्योरम अब आप लोग समझिए ध्यान से, रोटेशन थ्योरम क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम सीखना ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समझना, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इजी टॉपिक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। देखो सबसे पहले ये पता है सब लोगों को कि ये रियल एक्सिस होता है एंड दिस इज़ व्हाट इमेजिनरी एक्सिस, है ना। आराम से समझना, ध्यान से, सो के मत पढ़ना, बैठ के पढ़ो आराम से। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहला कि ये बताओ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह पे है, दिस इज Z1, ठीक है, और अगर Z1 है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो है ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब बताओ Z1 का जो आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये है, जिसको हम लिख दे रहे हैं अभी थीटा। ठीक है, और Z1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट इनिशियल से फाइनल तक का इसका जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1, नो डाउट। तो जरा बताना, Z1 इज इक्वल टू, हम लोग इसको यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बताओ तो आशी, यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे Z1 को? अभिषेक तुम बताएगा? मेरे को पता नहीं है कौन कौन क्लास में मंदाज पे ही नाम बोल रहे हैं, जो है बोलो, या नहीं है तो नहीं आता है तो भी बोल दो कि हाँ सर पता नहीं चल रहा कैसे आएगा कुछ भी। बताओ Z1 को क्या लिखेंगे, यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, मॉडुलस ऑफ Z1 e टू द पावर आयोटा थीटा, ये होता है यूलर फॉर्म। ओके, अब एक काम करते हैं ना, देखो इसको हटा देते हैं, भर रहा है जगह, बस खाली ध्यान रखना ऐसा लिखिए इसको। अब क्या करना है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पॉइंट Z1 दिख रहा है, इसको रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद इसको घुमा के आप ऐसे रोटेट करेंगे, और रोटेट करके हम इसको ना इस जगह पे लेके आ गए, इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन करने की वजह से लेंथ में फिलहाल कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन ये है कि पॉइंट अगर बदल गया, ये हो गया Z2, तो तुम देखो अब इसका आर्गुमेंट भी तो चेंज हो गया। तो अब इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसको लिख देते हैं अल्फा। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं? अल्फा। अब बताओ Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z2 e टू द पावर आयोटा एंड दिस इज अल्फा। ठीक है सर, ओके। अब ये काम कर लेते हैं, देखो Z2 क्या है? Z2 इज फाइनल एंड Z1 इज व्हाट? इनिशियल। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 यहाँ पर था, रोटेट करके Z2 पे पहुंचा दिए। तो अब ना, अब हमको Z2 का वैल्यू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू Z1। अगर मेरे को Z1 पता है तो हमको Z2 कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं करना है, देखो इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लो। हाँ हाँ बोलो। हाँ लिखेंगे अभी। अब देखो Z2 अपॉन यहाँ से कितना हो गया? Z1 इज इक्वल टू Z2 का मॉडुलस और बाई Z1 का मॉडुलस एंड दिस इज e टू द पावर, हाँ, आयोटा अल्फा और बाई e टू द पावर आयोटा थीटा। दोनों को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 किए हैं, क्योंकि फाइनल हमको गेन करना है इनिशियल जो था उसके रिस्पेक्ट में। अब देखो Z2 और Z1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ तो सेम ही रहेगा, रोटेशन से लेंथ नहीं बदला है। तो बताओ Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू कितना हो गया? e टू द पावर आयोटा एंड दिस इज व्हाट? अल्फा माइनस थीटा बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर। तो Z2 का वैल्यू कितना आ गया? Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा एंड दिस इज अल्फा माइनस थीटा। ये आया Z2 का वैल्यू Z1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z2 विथ रिस्पेक्ट टू Z1।
इसका मतलब अल्फा माइनस थीटा क्या है? अल्फा माइनस थीटा ये है एंगल। अल्फा माइनस थीटा इज द एंगल, कि कितने एंगल से सर आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ये है। इसको हम लोग अल्फा माइनस थीटा को फाई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, पूरा अल्फा है, ये थीटा है, तो अल्फा माइनस थीटा कितना हो गया? फाई। तो हम लोग इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देते हैं? फाई, कि कितना डिग्री रोटेशन हुआ है। ठीक है, अब सोचो Z1 पता चल जाए और कितना डिग्री रोटेट हुआ ये पता चल जाए, तो हम Z2 निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो इसका एप्लीकेशन बताते हैं कैसे यूज़ करना है इसको, समझो। इसको नोट कर लेना, नोट्स भेजेंगे अभी, तुम लोग बस खाली कलम चलाओ और समझते जाओ। देखो ये है अपने पास इस तरीके से, और ये है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और उसके बाद ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है अपने पास इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजिशन इसका है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये है Z1 जिसका वैल्यू लिखा है 1 प्लस आयोटा, एजम्पशन के लिए ले लें 1 प्लस आयोटा, हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों पॉजिटिव है। और ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन यहाँ था इसका, और इसको रोटेट करके यहाँ लेकर के आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे लेकर के आया, ये है Z2। ठीक है, कितना डिग्री रोटेट किए हैं सर? इसका रोटेशन हुआ है और 30 डिग्री, है ना। पहले जितना भी था नहीं पता, लेकिन 30 डिग्री से रोटेट कर दिया इसको। तो बताओ Z2 कितना हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2? चलो निकालो और बताओ जल्दी से। बना? हाँ, Z2 इज इक्वल टू Z1 e टू द पावर आयोटा, और यहाँ पे कितना लिखते हैं? 5, है ना। तो Z2 इज इक्वल टू Z1, Z1 कितना है देखो 1 प्लस आयोटा, तो राइट हियर 1 प्लस आयोटा, और ये हो गया e टू दी पावर आयोटा 5 का मतलब कितना डिग्री रोटेट किए हैं सर? तो दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 6। सो Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और इसको e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 6 को क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन पाई बाई 6। सो Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 का मतलब हो गया और √3/2 और प्लस आयोटा, एंड दिस इज हाफ। अब 1 प्लस आयोटा को तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √3/2 और प्लस हाफ आयोटा और प्लस √3/2 आयोटा और माइनस हाफ हो जाएगा ये। तो Z2 का वैल्यू आ गया √3/2 माइनस हाफ और प्लस आयोटा, एंड दिस इज √3/2 प्लस हाफ। ठीक है, ये आया तुम्हारा Z2 का वैल्यू। थोड़ा ख़राब आंसर दिख रहा है बट कोई बात नहीं है, प्रोसेस यही रहता है इसका। ठीक है, प्रोसेस विल बी सेम, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन है कि दोनों का जो लेंथ है ना मॉडुलस, इट विल बी सेम, सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बदलेगा, थोड़ा प्रोसेस बदलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खींच के बड़ा कर देंगे इसको। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ठीक है, इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड 5, 5 मतलब एंगल ऑफ रोटेशन लिख लो, एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज पाई बाई 2, तो फाइंड करो Z2। चलो निकालो। आयोटा माइनस 1, देखो ये Z1 है, इसका वैल्यू कितना लिखा है 1 प्लस आयोटा, और इसको रोटेट करके, हाँ इसका रोटेट करके यहाँ लाया गया, और ये Z2 निकाला जा रहा है। अच्छा एंगल पाई बाई 2 बोला है ना, पाई बाई 2 से रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा इसको बढ़िया से घुमा देते हैं, तो ये घूम के कुछ ऐसा बना, ऐसा रोटेशन हुआ, देखो 90 डिग्री पे रोटेशन हुआ, तो ये बना यहाँ पे Z2। ठीक है, दिस इज Z2, और ये है 90 डिग्री से रोटेट किया है ये, तो Z2 निकालना है।
तो Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा, और ये पाई बाई टू बन जाएगा जितना रोटेशन हुआ है। तो Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तो छोड़ दो, और ये ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू और प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन पाई बाई टू। तो Z2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस आयोटा, और ये कितना बन गया, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, साइन पाई बाई टू ये हाँ वो आयोटा हो गया। मतलब ना पता चला यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हानि ऐसा हो रहा है कि Z2 का जो वैल्यू है ना, ये आयोटा टाइम्स 1 प्लस आयोटा बना, और आपको पता है ये 1 प्लस आयोटा क्या था, 1 प्लस आयोटा वॉज Z1। तो बस ये ना चीज़ तुमको रिजल्ट ध्यान रखना है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसमें तुमको बस आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है बस। ये हमेशा के लिए ट्रू है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, देन पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, देन विल गेट द नए वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब Z2 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स अगर 1 प्लस आयोटा करेंगे तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा। तो Z2 का वैल्यू कितना हो गया, -1 प्लस आयोटा, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, अब देखो क्यों -1 प्लस आयोटा, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा ही तो है, दिक्कत क्या है। मिरर इमेज कहाँ है, मिरर इमेज तब होता है जब कॉन्जुगेट होता है। ये कॉन्जुगेट है क्या, ठीक से देखो तो। हम्म, हाँ, मिरर इमेज किस किस एक्सिस के अबाउट बोल रहा है तुम, वाई के अबाउट मिरर इमेज, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो तुम ये फिगर को तुम मतलब 1 प्लस आयोटा कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, थोड़ा उठेगा ऊपर, थोड़ा ऊपर उठेगा, ये बोलना चाह रहा है ना ऐसे, और ये थोड़ा नीचे आ जाएगा बस। हाँ ठीक है चलेगा, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला, देखो अभी क्या बताएं, जरूरी नहीं है ऐसा, है ना, जरूरी नहीं है कि दोनों का लेंथ सेम रहे रोटेशन करने के बाद, हो सकता है जैसे ये रियल पार्ट हो गया और ये हो गया तुम्हारा इमेजनरी पार्ट ऑफ द जेड। अब अपने पास ये कुछ ऐसा लिखा है कि ये है Z1, ठीक है जी, ये रहा Z1, और इसको रोटेट किया गया, रोटेशन करने के साथ साथ इसको ना खींच के ऐसे बड़ा भी कर दिया गया, है ना, दोनों चीज़ पॉसिबल है। और ये आ गया Z2 यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अपन फाई कह देते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ Z1 ई टू दी पावर आयोटा, इसको थीटा लिख दिए, इसका आर्गूमेंट थीटा लिख दिए, और Z2 इज इक्वल टू हो गया Z2 का मॉडुलस ई टू दी पावर आयोटा, इसको अल्फा लिख दिए। तो फिर से Z2 अपन क्या लिखेंगे, Z1, जो हमको ऑब्टेन करना है उसको ऊपर लिखना होता है। तो ये क्या बनेगा, Z2 का मॉडुलस अपॉन Z1 का मॉडुलस ई टू दी पावर आयोटा, एंड दिस इज थीटा माइनस अल्फा। सो Z2 अपॉन Z1 का वैल्यू है ना, ये आया ना Z2 अपॉन Z1 का मॉडुलस। अब ये Z2 का मॉडुलस और Z1 का मॉडुलस मेरे को पता करना पड़ेगा कितना है, और नहीं तो फिर अगर नहीं पता करना है तो एक काम कर लो, Z2 अपॉन Z1 के रेशियो को कुछ लैम्डा लिख दो, ई टू दी पावर आयोटा, इसको फाई कर दो। अब ये लैम्डा है क्या, लैम्डा ये है कि तुमसे क्वेश्चन में मान लो लैंग्वेज में बोल दे कि जो पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको रोटेशन करने के बाद इसका डबल कर दिया गया, लेंथ इसका डबल कर दिया गया, मतलब अगर ये 1 है तो इसको डबल कर दिया गया, 2 कर दिया गया। तो Z2 अपॉन Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगर ये 2 था पहले तो इसको कह दिया गया कि ये 6 हो गया, मतलब 3 गुना कर दिया गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, लेंथ 3 टाइम्स हो गया ना इसका। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जनरली ऐसा ही दिया भी रहेगा कितने टाइम्स किया गया स्ट्रेच करके इसको, क्योंकि अगर ऐसा Z2 दे देगा तो मॉडुलस निकालना है तो फिर तो Z2 देना पड़ेगा इसको मॉड निकालने के लिए, तो फिर कोई मतलब नहीं बना वैसे केस में। तो उस केस में अपने पास अब क्या मिला, Z2 इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू Z1 ई टू दी पावर आयोटा 5। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, एक फैक्टर लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है कितने टाइम्स, है ना, Z2 Z1 का हुआ है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, लैम्डा इंटू Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा 5, वेयर 5 इज व्हाट, 5 इज द एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल से रोटेशन हुआ है। Z1 क्या है, ये है पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू, और लैम्डा जो है कितने टाइम्स हुआ, ये बस ये देखना होता है। ठीक है, और इसी में देखो, अब देखो कहानी, तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है ना, थर्ड केस बता रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला केस हो गया कि जिसमें एम्पलीट्यूड, जिसमें लेंथ अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। दूसरा केस हो गया कि जिसमें लेंथ भी चेंज हो रहा है। अब तीसरा केस ऐसा हो सकता है, दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ द जेड, और ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है,
और रोटेट करके फाइनल पॉइंट यहाँ कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से कर दिया गया। चलो, या फिर और ठीक है, रहने दो, तभी होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, इसको इसको पकड़ के यहाँ कर दो, देखो यहाँ आ गया ऐसा। अब इनिशियल पॉइंट उसका ना ओरिजिन पे नहीं है, चेंज भी हो सकता है, तो जहाँ पर है इसको क्या करो, जेड नॉट लिख दो, इनिशियल पॉइंट जेड नॉट। बाकी ये क्या है सर, ये रहा जेड वन और ये रहा जेड टू, आपको जेड टू पता करना है, और एंगल ऑफ रोटेशन वही है फाइव। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो अगर ये ओरिजिन पे होता तो आप क्या लिखते हैं, जेड टू अपॉन जेड वन इज इक्वल टू जेड टू का मॉडुलस और बाई जेड वन का मॉडुलस ई टू दी पावर आयोटा फाइव लिखते हैं आप। ऐसा लिखते हैं जब ये ओरिजिन पे होता तब, लेकिन अभी तो नहीं है ना, तो नहीं है तो बस जेड टू माइनस यहाँ जेड नॉट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, जेड वन माइनस जेड नॉट कर दो, जेड टू माइनस जेड नॉट कर दो, और यहाँ पे कर दो जेड नॉट, बस ये चेंज आएगा इसमें। ठीक है, ऐसा। अब ये जेड नॉट उसको देना पड़ेगा ना, जैसे मान लो जेड नॉट बोल दिया वन माइनस आयोटा लिखा है, तो जेड नॉट वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा सबका। ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा, जेड वन देगा, जेड नॉट देगा, है ना, तब जाके जेड टू निकल पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। एक मिनट, एक क्वेश्चन करो, लो। अब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है। ये नहीं, ये नहीं, वेट वेट वेट, ये लो क्वेश्चन पहले लिखिए। इसका डायग्राम बना देते हैं और तुम लोग को सॉल्व करना है। देखो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट किया गया। लो चलो काम आसान कर देते हैं, 90 डिग्री से रोटेट किया गया, यस। यहाँ पर Z1 का जो वैल्यू है ना, ये है 2 प्लस आयोटा, और जो Z0 का वैल्यू है ये दे दिया है, ओरिजिन नहीं है वो, Z0 का वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, फाइंड करना है Z2 एंड दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन विच इज पाई बाई 2। नाउ फाइंड Z2, निकालो। लेंथ सेम, लेंथ चेंज नहीं हुआ है ना, मतलब लेंथ मॉड्यूलस ऑफ Z1 यहाँ लिख देते हैं कहीं पे, मॉड्यूलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2, मतलब लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम। बन रहा है, देखो फाइनली जो ऑब्टेन करना है उसको पहले लिखते हैं, तो Z2 माइनस Z0 का मॉड्यूलस बाई Z1 माइनस Z0 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z2 माइनस Z0 का मॉड्यूलस बाई Z1 माइनस Z0 का मॉड्यूलस ई टू दी पावर आयोटा, और कितना डिग्री रोटेट किया है, पाई बाई 2। ठीक है, Z2 माइनस Z0, इसका तो अच्छा यहाँ पे मॉड लगा दिए, मॉड नहीं होगा यहाँ पे, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, और ये भी हटेगा। Z2 तो फाइंड करना है, माइनस Z0 अभी रहने दो, और नीचे में Z1 माइनस Z0 करेंगे तो देखो 2 माइनस 1 1 आयोटा, और माइनस आयोटा करेंगे तो प्लस 2 आयोटा बन गया, ये इज इक्वल टू Z2 माइनस Z0 और Z1 माइनस Z0, यही तो है ना, Z1 माइनस Z0, इसका मॉडुलस ये हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये हो जाएगा Z2 माइनस Z0 का मॉडुलस, इसका लेंथ ये हो जाएगा, दोनों का लेंथ क्या है, सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 होता कितना है, तो ये तो आयोटा होता है। कैसे, सोच लो, आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है, पाई बाई 2, तो ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 हो गया।
जेड टू माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आयोटा के साथ 1 प्लस कितना बन जाएगा 2 आयोटा। सो जेड टू माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू हो गया आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, दिस इज -2। अब जेड नॉट को वहाँ भेज दो, तो जेड टू इज इक्वल टू हो गया आयोटा -2 प्लस जेड नॉट, प्लस जेड नॉट का मतलब है 1 माइनस आयोटा। तो फाइनली हाँ ये बन गया -2 प्लस 1, दिस इज -1, सिर्फ -1 आ रहा है ना, -1 प्लस 0 आयोटा आ रहा है, -1 आएगा सिर्फ, है ना, -1 ओनली। समझे सुवर्णा? वेरी गुड। देखो अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करवा देते हैं आपको, ध्यान से देखिए। तो इसका रोटेशन में इस तरीके से सवाल को प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे जैसे हम तुमको ये देते हैं, बताना मेरे को, ये हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट है नोट करने का। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से इसको रोटेट करके लाया गया, 90 डिग्री से रोटेशन हुआ इसका। ठीक है, बताओ तो अगर 90 डिग्री से रोटेशन होगा तो ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा? ये अगर z1 है तो ये z2 कितना होगा, डायरेक्ट बताओ। हाँ मतलब सीधा है 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन आयोटा के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो, सॉरी ये ऐसा रोटेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो, लेकिन अगर आप इसी चीज़ का रोटेशन क्लॉकवाइज करेंगे, 90 डिग्री से रोटेशन अगर क्लॉकवाइज करें, कुछ ऐसा सेम एंगल 90 डिग्री, ये दिस इज क्लॉकवाइज, तो आर्गुमेंट में क्या चेंज आएगा? अगर हम लोग उल्टा घूमेंगे तो जहाँ पे +π/2 लिखते हैं वहाँ -π/2 हो जाएगा। तो Z2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे आयोटा, एक काम कर लो यार, इसको ना 1 प्लस आयोटा जो लिखे ना इसको ऐसा लिख लो, ये आयोटा जेड कर दो इसको, ये जेड है ना, आयोटा जेड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा जेड बस। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आयोटा जेड, अगर उल्टा घूमेंगे तो माइनस आयोटा जेड होता है। तो ये ना एक कंक्लूजन है, एक नोट करने का पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बार बार ये प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि अगर देखेंगे कि जहाँ पे 90 डिग्री से रोटेशन हो रहा है उस जगह पे सीधा इसको अप्लाई करो। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लिए कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो आयोटा से मल्टीप्लाई करो पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। ये एक कंक्लूजन हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लो, ठीक है अगले पेज में करते हैं, ऐसा है, तुम लोग खुद ही बताओ कि क्या आ रहा है ये। जैसे ये है रियल पार्ट और ये रहा इमेजिनरी पार्ट, एंड ये हुआ ऐसा, देखो ये इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना, ये काम का चीज़ है ये भी। ये है जेड, और इसको ना इस बार रोटेट करेंगे और कुछ ऐसा। ठीक है, ये 90 डिग्री से रोटेट नहीं कर रहे हैं, इस बार अपन रोटेशन कर रहे हैं 120 डिग्री से, 120 डिग्री, 2π/3, राइट। एंड 2π/3 कौन सा सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो बताना है कि ये Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, उसको Z1 कर लेते हैं, होगा लेंथ सेम है, लेंथ में कोई चक्कर नहीं है। तो क्या लिखेंगे Z1 अपॉन, या एक काम कर देते हैं Z1 Z2 ही रखते हैं, नहीं तो फिर और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको Z1 कर दो। तो बताओ Z2 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 e⁻ आयोटा 2π/3। ध्यान से समझना, Z2 इज इक्वल टू Z1 छोड़ दो, e⁻ आयोटा 2π/3 को क्या लिखेंगे, cos 2π/3
प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 2 पाई/3। सो Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, Z1 cos 2 पाई/3 मतलब cos 120 माइनस हाफ होता है, और प्लस आयोटा और साइन 2 पाई/3 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, होता है। अब बताओ इसको देख के क्या लग रहा है, क्या है ये, किसी को याद आ रहा है ये, व्हाट इज दिस, माइनस हाफ प्लस √3/, हाँ ये ओमेगा है। इसका मतलब ये हुआ कि Z2 का वैल्यू Z1 इंटू ओमेगा बन गया सर। मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो जो Z2 आएगा ना वो पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओमेगा इंटू Z1। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो तुम लोग अब थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करो और बताओ कि अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को 120 डिग्री में क्लॉकवाइज घुमा दे तब क्या होगा। थिंक ओवर इट, माइनस नहीं होगा, ठीक से सोचो। देखो ये अगर यहाँ पे, हाँ क्वाड्रेंट नहीं, हम तो लाइन पर लेकर के आ गया, सही नहीं बना ना ये शायद, हाँ कहीं आएगा इधर ही है, उसी पे आएगा। देखो ये निकालना है, Z3 निकालना है, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो Z3 अपॉन Z1, क्योंकि Z1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ये घुमा रहे हैं इसको 120 डिग्री। ठीक है, ये वहाँ नहीं जाएगा यार, ये लाइन हम गलत बना रहे हैं, और ये रोटेट होके थोड़ा सा ऐसे कर दो, अब सही है। ठीक है, देखो Z3 अपॉन Z1, या फिर डायरेक्टली लिखो Z3 इज इक्वल टू, क्योंकि पुराने वाले कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो Z3 इज इक्वल टू Z1 e टू दी पावर आयोटा, और 2 पाई/3 की जगह क्या हो जाएगा, -2 पाई/3, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो Z3 इज इक्वल टू Z1 रहने दो और इसको लिखेंगे कॉस। ठीक है, ये कॉस हो गया, और -2 पाई/3 मतलब +2 पाई/3 बन गया, प्लस आयोटा एंड दिस इज माइनस साइन 2 पाई/3। ठीक है, साइन 2 पाई/3 माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। तो बताओ Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 cos 2 पाई/3 का वैल्यू वही माइनस हाफ, और ये -√3/2 आ गया। अब सोचो ये किसका वैल्यू है बताओ। यस, तो Z3 इज इक्वल टू हो गया Z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब Z3 का वैल्यू Z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू Z1, ओमेगा स्क्वायर इंटू Z1। तो यहाँ पे मिलता है ये चीज़। मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 120 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ओमेगा Z1 बन जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं तो उस केस में वो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो इतना सी समझ आने के बाद ना, इतना आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, यू कांट बिलीव इट, है ना। देखो अभी जाना नहीं है किसी को, अब आता है पहला क्वेश्चन, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या लिखा था, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज एट ओरिजिन। कोई स्क्वायर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, तुम लोग डायग्राम सोचो इसका बनाने का, डायग्राम ये रहा, ये कोई स्क्वायर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो सेंटर सेंटर बोले तो ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंटर, अब बनेगा सेंटर ये। ठीक है, इस स्क्वायर का जो सेंटर है ना वो ओरिजिन पे है, तो ये रहा ऐसा। ओके, एंड 1 + आयोटा इज वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, मतलब कोई एक वर्टेक्स है इस स्क्वायर का, ये ना 1 + आयोटा है, तो 1 + आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो यहाँ आ जाएगा, ये है 1 + आयोटा। ठीक है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायगोनल विच डज नॉट पास थ्रू दिस वर्टेक्स, मतलब जो इस वर्टेक्स से पास हो रहा है ना, ये वाला डायगोनल्स का पॉइंट नहीं बताना है, इसके अलावा जो दूसरा वाला डायगोनल्स होगा ना उसका पॉइंट बताना है, उसका एक्सट्रीमिटीज बताना है तुमको। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो जो डायगोनल्स बन रहा है वो डायगोनल्स ये वाला बनेगा, इस डायगोनल्स का एक्सट्रीमिटीज बताना है। एक्सट्रीमिटीज मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब बताइए, बता पाएंगे आप लोग, सोचिए, प्लस माइनस, हाँ कैसे, क्या सोच के,
देखो यहाँ से ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। अब तुम सोचो यहाँ से इस जगह पे कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है ना डायगोनल्स के बीच में। तो हम एक काम कर देते हैं, दोनों डायगोनल्स यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। ये रहा सेकेंड डायगोनल, समझ रही हो हर्षिता? देखो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 1 प्लस आयोटा है, तो अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे इधर साइड में एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसी के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा -1। और अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे क्लॉकवाइज में, तो 1 प्लस आयोटा के साथ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर +1, तो माइनस आयोटा +1 हो गया। बस यही दो को पॉइंट तो निकालना था। समझ में आया सुपर्णा, अंजलि? चलो ये रहा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे तो अपना रोटेशन थ्योरम का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगले क्लास में फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब जिस लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन तो कभी पढ़ने का हिम्मत नहीं करेगा आपको, हमको पता है अच्छे से, तो ये काम हम ही कर देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन एक बार शुरू करो पढ़ना सब लोग। अब पार्टिकल, ये एडवांस का क्वेश्चन है ये, है ना। अब पार्टिकल पी स्टार्ट्स फ्रॉम, ईयर नहीं पता है, a particle p starts from point z नॉट 1 प्लस 2 आयोटा से स्टार्ट कर रहा है। ये कोई पार्टिकल है जो कि 1 प्लस 2 आयोटा से स्टार्ट कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लेन बना लेते हैं। देखो ये प्लेन हो गया अपने पास ऐसा। अच्छा क्वेश्चन है ना, मज़ा आ जाएगा आपको समझ के, देखिएगा ध्यान से। कुछ है ही नहीं इसमें, बस लाइन जिसको समझ में आ गया ऐसा काम हो गया। देखो पहले क्या बोला, पार्टिकल p स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट z नॉट, ये इनिशियल पॉइंट है इसका। अब ये z नॉट कहाँ होगा, 1 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं यहाँ पर, इस जगह पे ये z नॉट है, ठीक है सर। जिसका वैल्यू 1 प्लस कितना है 2 आयोटा, मतलब x के तरफ 1 y की तरफ 2 है ना। थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं इसका, फील आएगा बढ़िया से। ये डन है जी। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कोई पार्टिकल चलना, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाई 5 यूनिट। ये हॉरिजेंटल चला कितना, 5 यूनिट। तो यहाँ से ये जब हॉरिजेंटल 5 यूनिट चला तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, यहाँ से चला गया 5 यूनिट, इधर आ गया, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। देखो यहाँ से चला कितना, 5 यूनिट, चला दो 5 यूनिट इसको, ठीक है। उसके बाद जब से ही 5 यूनिट चलेगा तो सोचो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बताओ। 5 यूनिट चलने के बाद व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मल्टीप्लाई कर दे 5 से, कुछ भी। अरे रियल 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 पार्ट जो है इसका 1 जो है, ये तो 1 प्लस 5 6 बन जाएगा, तो z1 इसको लिख दो, ठीक है 6, और y तो 2 आयोटा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाया, 5 यूनिट भरना नहीं है कॉपी। नाउ नेक्स्ट, अब क्या बोला है, एंड देन वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाई 3 यूनिट, वर्टिकली 3 यूनिट ऊपर, तो 3 यूनिट अगर ऊपर करें तो अब इस जगह पे कहीं पे आएगा। अब बताओ अब इसका फाइनल पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है सोचो। हाँ अब ये इसका नाम भी कुछ रखा है क्या, वर्टिकल फ्रॉम टू रीच पॉइंट z1, अच्छा ये वाला पॉइंट z1 है, ये पॉइंट z1 है, इसका नाम z1 नहीं है, तो कोई बात नहीं है। z1 का वैल्यू हो गया टू रीच अ पॉइंट z1, एंड द z1 कितना बन गया, 6 प्लस 5 आयोटा हो गया। अब क्या बोला उसके बाद, फ्रॉम z1 मतलब इस पॉइंट से द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। सोचो i कैप प्लस j कैप क्या होता है आपको पता है, ये वाला वेक्टर, मतलब जिसका एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा। मतलब अब आपको ना इस पॉइंट से
आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में √2 यूनिट चलना है, मतलब यहाँ से चलना है ऐसा। आई कैप प्लस जे कैप यही तो होता है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ओरिजिन से इस पॉइंट में ऐसे चलना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे बना दिए। कितना यूनिट चल रहे हैं सर आप, ये है इसका लेंथ कितना, √2 यूनिट, और आई कैप प्लस जे कैप चलना है। तो बताओ x की तरफ आई कैप और k की तरफ जे कैप, मतलब x की तरफ 1, y की तरफ 1, तो ये 6 क्या बन जाएगा 7, और ये 5 क्या बन जाएगा 6 आयोटा, 7 + 6 आयोटा बन गया ये। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप टू रीच Z2। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, Z2 हो गया। ठीक है, then it moves through a angle of π/2 in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। मतलब अब यहाँ से इस पॉइंट से अब ये रोटेट करेगा 90 डिग्री के एंगल पे, और ओरिजिन को सेंटर समझते हुए। तो काम कर लो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, और अब इस वेक्टर को रोटेट कर दो 90 डिग्री से, तो कुछ ऐसा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट कर गया, और वो भी ये भी कह रहा है कि एक सर्कल को सर्कल एज्यूम करते हुए रोटेट कर दो इसको, मतलब ये कुछ ऐसा रोटेट करवाना चाहता है। ठीक है, इस बात पे ऐसा बोल रहा, सर्कल को सेंटर मान लो, तो सर्कल यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया, और इसका नाम भी कुछ रखा है क्या, Z3 नाम रखा है। तो पूछा है Z3 कितना होगा, चलो बताओ तो Z3 कितना होगा। यस, देखो क्या करना है, 7 + 6 आयोटा में आयोटा मल्टीप्लाई करना है। तो Z3 का वैल्यू कितना हो गया, 7 आयोटा -6, मतलब Z3 = हो गया -6 + 7 आयोटा हो गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z3, -6 + 7 आयोटा। यहाँ ऑप्शन है नहीं, वो नहीं है, -6 + 7 आयोटा, फोर्थ ऑप्शन। चलो बोलो, समझ में आया कहानी। ईयर आई डोंट नो, ईयर कौन सा था भूल गया। ईयर लिखवा है थे नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, यही है। एक क्वेश्चन और करा दे, एक छोटा क्वेश्चन है, बोलोगे तो कराएंगे, तो फिर छोड़ो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो बस, छोटा क्वेश्चन है, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट रोटेशन थ्योरम कंप्लीट कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत जगह मॉड्यूल वगैरह में दिख गया मेरे को, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। लिखो, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, if the area of triangle with vertices z iota z z plus iota z is 8 square unit, find z। ये ठीक है, क्या लिखा है देखो, z iota z z plus iota z is a 8 square unit, find z। तो एरिया ऑफ किसका बात हो रहा है, ट्रायंगल का। सबसे पहले z कहाँ लोकेट करेंगे सर, तो z आप कहीं भी लोकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। z को हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि ये रहा z बैठा हुआ यहाँ पे, ये है z। अब बताओ आयोटा z कहाँ पे होगा, बोलो, वेयर विल बी आयोटा z, एनीबॉडी। अरे ना, वाई एक्सिस कैसे हो गया, 90 डिग्री से रोटेट करके सर यहाँ आएगा आयोटा z, अभी तो इतना पढ़ा दिए रोटेशन। ठीक है, अब ये z है, ये आयोटा z है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और z प्लस आयोटा z ये कहाँ आएगा, तो ये मिलेगा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों का बनेगा वो इस एक्सिस पे निकल के आएगा। सर इस एक्सिस पे क्यों, आप वेक्टर तो पढ़ के आए हैं, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये 45 और ये 45 बनेगा। ठीक है, या फिर इसका रिजल्टेंट इसी के बीच में तो कहीं आएगा, ये z है, ये आयोटा z है, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं बनेगा।
ठीक है, अब तुमको क्या करना है ना, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना है। ये जो लिखा है ये क्या है, ये है जेड प्लस आयोटा जेड, जैसे आई कैप और प्लस जे कैप लिखते हैं ना, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। अब ये अगर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो बताओ, ये जो आयोटा जेड लिखा है इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके मतलब शिफ्ट करके लाएंगे तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा फिगर सेट नहीं हो रहा है, बट इसको खींच के इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस वाले ये कितना है, ये आयोटा जेड है। ठीक है, आयोटा जेड कौन सा, देखो ये है जेड, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या है, जेड प्लस आयोटा जेड। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट था ये कितना था, ओरिजिन। अब आपसे क्या बोला है, जेड आयोटा जेड एंड जेड प्लस आयोटा जेड इज 8 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया जो है ना वो 8 स्क्वायर यूनिट बोला है। तो मतलब हम लोग के पास जो ये वाले ट्रायंगल का एरिया का बात हो रहा है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, तो सोचो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसका वैल्यू 8 हो गया। ये हाफ रहने तो बेस, बेस इसको लिख लो, ये बेस मान लो क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो कितना हो गया, ये बेस हो गया मॉड जेड क्योंकि लेंथ चाहिए ना, और ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आयोटा जेड, क्योंकि इसी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ लाया गया, मतलब इसका लेंथ है ना आयोटा जेड का लेंथ, जो ये आयोटा जेड का लेंथ होगा वही सेम लेंथ यहाँ भी तो होगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा लेंथ, शिफ्ट करके लाए तो इज इक्वल टू हो गया 8, ये हाफ रहेगा, ये मॉड जेड, और आयोटा जेड जो लिखा है इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा का मॉडुलस कितना होता है 1, और मॉड जेड इज इक्वल टू 8, मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो गया 16, सो मॉड जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सॉरी 4, तो 4 मिला यहाँ पे। ठीक है, ये फाइंड मॉड जेड निकालना है, मॉड जेड ये निकल के आया। अरे क्या हो रहा है, ठीक है ऐसा। तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का मॉडल में भी मेरे को दिखा था, इसलिए हम सोचे इसको कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे z प्लस आयोटा जेड आया, ये आयोटा जेड है, इसका लेंथ हम लोग को यहाँ पे कवर करना था, ये लेंथ लेना था मेरे को, इस ट्रायंगल का ही बात हो रहा है ये। ठीक है, चलो फिर, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। रोटेशन थ्योरम आज के क्लास में इतना काफ़ी है, और अगली क्लास में रोटेशन थ्योरम के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एंगल बिटवीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल, और फिर कुछ स्टैंडर्ड लोकस करेंगे, मतलब अब हम लोग लोकस वाले पॉइंट में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट विल बी इम्पॉर्टेंट